वॉन्डरवॉल्स ने वास्तविक गैसों के आदर्श आचरण से विचलन के कारणों को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में दाब व आयतन में कुछ संशोधन करके नई समीकरण बनाई जिसे वॉन्डरवॉल्स समीकरण कहते हैं। और इसका जो व्युत्पन्न है आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, इसका डेरिवेशन किस प्रकार से वॉन्डरवॉल ने दिया था। सबसे पहले आयतन में संशोधन किया गया, यानी वॉल्यूम करेक्शन। आदर्श गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, अर्थात PV इज इक्वल टू nRT। इसमें V उस रिक्त स्थान को प्रदर्शित करता है जिसमें अणु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। वास्तविक गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता। माना कि 1 मोल गैस में उपस्थित अणुओं का आयतन B है। 1 मोल के लिए अगर हमने आयतन माना स्मॉल b और गैस के V आयतन में उपस्थित गैस के कुल अणुओं की संख्या n है, तो V आयतन में उपस्थित V जो टोटल आयतन है इसमें उपस्थित कुल अणुओं का आयतन होगा NB, यानी जितने अणु हैं ये उनका आयतन हो गया। वह स्थान है जो अणुओं का वास्तविक आयतन है, अर्थात जिसे गैस के अणुओं ने घेर रखा है। दूसरे शब्दों में यह वह आयतन है जहां अणुओं का स्वतंत्र विचरण नहीं हो सकता। इसे हम अपवर्जित आयतन यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहेंगे। वी विल कॉल इट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए जो उपलब्ध आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, जब हम PI VI इज इक्वल टू nRT अगर कहते हैं। दिस इज़ फॉर द आइडियल सिचुएशन। और आइडियल से यानी हम VI जो आइडियल सिचुएशन का जो आयतन है उसमें क्या करेक्शन करेंगे। द करेक्शन वी विल मेक विल बी VI इज इक्वल टू V माइनस NB, क्योंकि ये NB वो आयतन है जो इस टोटल आयतन में से अगर हम घटाएंगे तो एक्चुअली इतना अवेलेबल होगा उन अणुओं के विचरण के लिए, जहां B प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा कांस्टेंट है या अभिलाक्षणिक स्थिरांक है जो अणुओं के आकार पर निर्भर करता है और प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और इसका परिकलन हम इस प्रकार से करते हैं। लेट्स सी द डेरिवेशन। अपवर्जित आयतन का परिकलन यानी कैलकुलेशन ऑफ द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अगर यहाँ पर हम देखें कि गैस के अणुओं की हम ठोस गोलाकार रचना के रूप में एक बार कल्पना करें तो मान लेते हैं कि सिग्मा व्यास वाले 2 अणु A तथा B गति करते हुए एक दूसरे के पास आते हैं। नव समीप आते हुए एक निश्चित दूरी से ये एक दूसरे के समीप नहीं आ सकते, क्योंकि इस दूरी पर इन दोनों के किनारे एक दूसरे को छूते हुए रहते हैं। तो अर्थात इस आयतन क्षेत्र यानी जो ये टोटल आयतन है इस क्षेत्र अर्थात इतना क्षेत्र जो है इन दोनों अणुओं के लिए अपवर्जित क्षेत्र यानी एक्सक्लूडेड आयतन होगा। दैट विल बी
अपवर्जित आयतन या एक्सक्लूडेड आयतन होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में ये दोनों अणु स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते। और वो किस प्रकार से शो हो रहा है, जो हमने ये लाइंस शो करी हैं। तो ये तो हमने अणु लिए हैं जिनका जो डायमीटर है वो सिग्मा है, इसका भी डायमीटर सिग्मा है। लेकिन इसको अगर हम कहें हम ये भी कह सकते हैं, ये सिग्मा बाई 2 एक का है, सिग्मा बाई 2 दूसरे का है, तो टोटल डिस्टेंस ये वाला हो गया। तो एक्चुअली ये पूरी जो जगह है ये अब विचरण के लिए जगह नहीं है, तो हमें ये वॉल्यूम को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अवेलेबल नाउ, क्योंकि इस क्षेत्र में ये दोनों अणु स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो लाइनिंग वाला जो एरिया है, पूरा ये जो एरिया है डॉटेड वाला या लाइनिंग से डॉटेड हम बहुत जगह शो करते हैं। तो अतः अणुओं के एक युग्म के लिए अपवर्जित क्षेत्र का आयतन किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, जो कि एक स्फीयर का आयतन है। ये एक युग्म के लिए है, यानी क्योंकि दो हैं इसके अंदर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो इन दोनों के लिए ये होगा। तो एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन कितना होगा? डिवाइडेड बाय 2, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसके लिए अपवर्जित आयतन हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 2/3 पाई सिग्मा क्यूब। और एक अणु का वास्तविक आयतन किसके बराबर है? इसके जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, उसके आधार पे अपन निकालेंगे। त्रिज्या हो गई सिग्मा बाई 2, तो जो इस एक का जो रेडियस हुआ दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2। तो आयतन जो हुआ, एक अणु का वास्तविक आयतन हुआ 4/3 पाई सिग्मा बाय 2 का क्यूब, which is equal to इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई सिग्मा क्यूब बाय 8। हमने इसको क्यूब कर लिया है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। so this is equal to pi by 6 sigma cube, or we can write in this way, this is equal to 1/6 pi सिग्मा क्यूब। तो ये अगर अपन समीकरण मान लेते हैं 1, तो इस समीकरण में हम देखें तो पहले वाले समीकरण से अगर हम तुलना करें, जो कि एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन था, उससे अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन से 4 गुना अधिक है, क्योंकि जो एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन था, जो हमने कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू थी 2/3 पाई सिग्मा क्यूब। तो इसमें हम कह सकते हैं, अतः एक मोल के लिए जो वर्जित आयतन हो जाएगा पूरे एक मोल के लिए, वो 4 इंटू 1 इंटू मोल, जितने मोल्स हैं 4 इंटू 1 मोल ऑफ प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होगी, यानी एवोगाड्रोस नंबर इंटू 1 अणु का वास्तविक आयतन जो होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन,
एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन से 4 गुना अधिक है। कैसे? कि जो एक अणु का वास्तविक आयतन है वो तो है 1/6 पाई सिग्मा क्यूब, और जो एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन है वो है 2/3 पाई सिग्मा क्यूब। राइट, अगर मैं इसको जो ये वास्तविक आयतन है इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो किसके बराबर मिलती है? जो एक अणु के अपवर्जित आयतन के बराबर होगी। दिस इज 2/3। तो ये वैल्यू आती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन से 4 गुना अधिक है। और अगर हमें 1 मोल के लिए वर्जित आयतन निकालना है तो 4 × 1 मोल करना पड़ेगा। 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। तो ये बराबर हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर इंटू एक अणु का वास्तविक आयतन जो कि है 1/6 पाई सिग्मा क्यूब। तो प्रति मोल अपवर्जित आयतन बराबर हो जाएगा B, इट इज इक्वल टू 4 × n, हमने एवोगैड्रो नंबर ले लिया, इंटू 4/3 पाई सिग्मा/2 का क्यूब। तो इस प्रकार प्रत्येक गैस के लिए B का मान ज्ञात करके हम जो समीकरण है हमारा VI इज इक्वल टू V माइनस NB, जो हमने पहले देखा था, जो समीकरण है VI इट इज़ इक्वल टू V माइनस NB। तो यहाँ पर हम B का मान ज्ञात जो हमने यहाँ पर किया है इसका मान निकाल के यहाँ वैल्यू रख सकते हैं और रखकर हम इस आयतन को निकाल सकते हैं। तो संशोधित आयतन हमें मिल जाएगा। और यह संशोधन सबसे पहले हर्न ने 1865 में प्रस्तुत किया था। दिस वाज शोन बाय द साइंटिस्ट हर्न। हर्न ने बताया था और उसने कैलकुलेट किया था। हर्न ने जो कैलकुलेट किया था वो किया था 1865 में कि संशोधित एक्चुअली आयतन कितना होगा। अब हम देखते हैं जो हमें प्रेशर या दाब में जो करेक्शन करना है या दाब का संशोधन। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणु सीधी रेखा में गति करते हुए पात्र के दीवारों से टकराते हैं और टकराकर लौटने के बाद वे सीधी रेखा में गति करते हुए सामने की दीवार से टकराते हैं। टकराने के इस क्रम में पात्र की दीवारों पर ये प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना बल लगाते हैं वही गैस का दाब होता है, यानी प्रेशर इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इस पूरे प्रक्रम में हम ये जानते हैं कि अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता। अणु अपनी स्वाभाविक गति से गमन कर रहे हैं। यह तथ्य आदर्श गैसों पर तो लागू हो सकता है लेकिन वास्तविक गैसों पर नहीं हो सकता, जो कि हम देख चुके हैं। हम ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन वास्तविक गैसों में अणु परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उस आकर्षण के फलस्वरूप गैसों का दाब निश्चित रूप से प्रभावित होता है। तो इससे हम निम्न प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए कल्पना करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस डायग्राम में भी कि गैस के एक पात्र में गैस के अणु गति कर रहे हैं
और पात्र की दीवारों से टकराकर दाब उत्पन्न कर रहे हैं। इनमें से दो अणु ए व बी की गति पर हम विचार करते हैं। पहला ये ए और दूसरा है बी। इनमें ये दो अणु ए व बी गति कर रहे हैं। अणु बी गैस पात्र के मध्य में है, अतः वे चारों ओर से अणुओं द्वारा घिरा हुआ है जो सब तरफ इसको आकर्षित कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि यदि कोई अणु सभी तरफ से बराबर आकर्षण बल से आकर्षित होगा तो उस आकर्षण का प्रभाव शून्य हो जाएगा और अणु अपनी वास्तविक गति से ही चलेगा। अब हम अणु ए की तरफ ध्यान देते हैं जो कि बिल्कुल पात्र की दीवार के पास है। तो अणु ए पात्र की दीवार से टकराने ही वाला है और किंतु उसके पीछे उपस्थित अणु उसे आकर्षित करके पीछे की ओर खींचते हैं। फलतः यह अणु पात्र की दीवार से उतने बल से नहीं टकरा सकता जितने बल से वह इन आकर्षणों की उपस्थिति में टकराता। यही बात सभी अणुओं पर भी लागू होती है, अर्थात वास्तविक गैसों का दाब आदर्श गैसों से कुछ कम होता है। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी डैश। तो पी आई का मान जो एक्चुअली आइडियल गैस में हमें जो चेंज करना है वो बराबर हो जाएगा P प्लस पी डैश के बराबर, जहाँ P डैश अणुओं के पारस्परिक आकर्षण बल पर निर्भर करता है और एक अणु जितने अधिक अणुओं द्वारा घिरा रहेगा वह उतना ही अधिक आकर्षण बल अनुभव करेगा। अर्थात P डैश जो है, यानी ये जो P डैश है, दिस P डैश गैस के घनत्व यानी P डैश जो है गैस के घनत्व यानी N m अपॉन V पर निर्भर करेगा, जहां m गैस का अणुभार है जो प्रत्येक गैस के लिए स्थिरांक है। चूंकि सभी अणु परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये, क्योंकि ये तो आप m जो है ये तो कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो P डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N अपॉन V के, और दिस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस। और हमें इसका कांस्टेंट हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट हम लगाते हैं इस प्रकार से कि P डैश इट इज़ इक्वल टू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो A यहाँ पर एक स्थिरांक है। P डैश का मान समीकरण में रखने पर, जो कि हम रखते हैं, हमें इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी, जो पी आई इट इज़ इक्वल टू P प्लस P डैश। तो P डैश का की जगह इसका मान हम रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P आई इट इज़ इक्वल टू P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो पूरे समीकरण में हमने अभी देखा कि पहले हमने आयतन में संशोधन किया और अब हमने यहाँ पर दाब में संशोधन किया है। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें जो समीकरण मिलेगा वो होगा P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB is equal to nRT. Let us
see this equation again. It is P plus an square upon v square into b minus nb, which is equal to nRT. और यदि n का मान हम 1 रख दें, यानी हमें वैन डर वाल्स समीकरण 1 मोल के लिए निकालना हो, तो हम n की जगह वैल्यू 1 प्लेस कर देंगे. तो दिस विल बी फॉर 1 मोल, यानी P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस B, इट इज़ इक्वल टू RT. तो A व B वैन डर वाल स्थिरांक यानी वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं और ये गैसों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं. B जो है वो आयतन का पद है और इसीलिए इसकी इकाई जो होगी वो लीटर प्रति मोल होगी. अधिकांश गैसों के B का मान जो है 20 से 60 मिलीलीटर प्रति मोल होता है और an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर जो है ये दाब का पद है. इसकी इकाई दाब की इकाई अर्थात एटमॉस्फेयर होनी चाहिए. तो हम इनकी यूनिट्स भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से. an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर जो है ये एक दाब का पद है. तो क्योंकि हमें दाब में ही इसको जोड़ा है तो दाब का पद दाब में ही जुड़ पाएगा. तो इसमें हमें इसकी जो यूनिट होगी ये किसके बराबर हो जाएगी टोटल, ये एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगी जो हम वायुमंडलीय दाब लेते हैं, राइट. तो इसमें A का जो मान हो जाएगा A विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर इनटू लीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये आयतन हम राइट साइड में ले जा रहे हैं, अपॉन n स्क्वायर यानी अपॉन मोल स्क्वायर. ये इसकी यूनिट हो जाएगी. एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर ये A की इकाई है और B की इकाई हम निकालेंगे. NB जो है ये जो है ये आयतन का पद है, राइट. तो आयतन का पद है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये लीटर प्रति मोल के ये लीटर के बराबर होगा. तो B की जो यूनिट हो जाएगी वो लीटर पर मोल, जो n की वैल्यू है ये राइट हैंड साइड में अगर लें तो ये अपॉन n होएगा और n को हम मोल्स में लेते हैं तो ये प्रति मोल हो जाएगा. तो B की जो इकाई हो जाएगी वो लीटर प्रति मोल इसकी इकाई हो जाएगी. नाउ हम एक चीज़ को समझ लें कि आसानी से संघनित होने वाली जो गैसें होती हैं जैसे HCl, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प आदि के लिए A का मान काफ़ी अधिक होता है, जबकि हाइड्रोजन, हीलियम आदि जैसी अधिक आदर्श गैसों के लिए A का मान बहुत कम होता है. तो कुछ गैसों के लिए A व B के मान हम इस सारणी में देख सकते हैं. हम इसकी ये सारणी में अलग अलग गैसों के लिए वैन डर वाल्स स्थिरांक के मान हैं. तो हमें कुछ के वैसे ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हमें दिए हुए होते हैं उसमें A व B के मान दिए हुए होते हैं, लेकिन अगर उदाहरण के लिए याद रखने हो तो हम कुछ गैसों के मान फॉर आवर थ्योरेटिकल आंसर्स हम याद रख सकते हैं.